Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, last वीडियो में हम कवर कर चुके हैं MIQ, that is most important questions. अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें. Now it's time for our one short revision video. तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर one short revision for our chapter number 6, the state, the government and you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है स्टेट, क्या होती है गवर्नमेंट और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है आपकी लाइफ पर. तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे व्हाट इज अ स्टेट. एक स्टेट एक्चुअल में होता क्या है. A state is a political organization governing a specific area and its people. It require 4 essential elements. So कभी भी ध्यान रखिएगा एक स्टेट का मतलब क्या होता है. एक स्टेट का मतलब है एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक एरिया में वर्क कर रहा है और जो वहां के लोग हैं उन्हें गवर्न करने का काम कर रहा है. इसे ही कहा जाता है स्टेट. अब जब ये स्टेट होती है इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो मिलाकर क्या होते हैं स्टेट को बनाते हैं. क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला एलिमेंट होगा दैट इज परमानेंट पॉपुलेशन. सो सिटीजन हु लिव देयर परमानेंटली एंड शेयर अ कॉमन कल्चर. सो वो लोग जो एक्चुअल में वहां पर परमानेंटली रह रहे हैं उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में और एक कॉमन कल्चर को साथ में शेयर कर रहे हैं. सो ये परमानेंट पॉपुलेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो लोग लैंड के थ्रू क्या होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ में रहते हैं. उसे ही कहा जाता है परमानेंट पॉपुलेशन. ये फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है एक स्टेट का. फिर बात करें दूसरे एलिमेंट की तो वो है डिफाइंड टेरिटरी. अ जियोग्राफिकल एरिया विथ क्लियर एग्रीड अपॉन बाउंड्रीज. मतलब एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है और साथ ही साथ में जो नेबर्स हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन्होंने ये एग्री किया हो कि हाँ इस स्टेट की जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो ये होने वाली है. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है. तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट. The administrative machinery, leaders and official that runs the country. मतलब वो एंटिटी जो एक्चुअल में क्या करने वाली है जो कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और साथ ही साथ में उसे रन करने का काम करती है जिसमें यहां पर लीडर्स भी होते हैं ऑफिशियल्स भी होते हैं. दैट इज गवर्नमेंट. और ये जो गवर्नमेंट है वो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो स्टेट को क्रिएट करता है. ठीक है. फिर बात करेंगे हम एक और एलिमेंट की दैट इज सोवर्निटी. द सुप्रीम पावर टू मेक लॉज एंड कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. सो एक्चुअल में वो चीज जिससे एक स्टेट जो है वो खुद अपने डिसीजन ले सके, अपने रूल रेगुलेशन और बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन ले सके विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. उसे कहा जाता है सोवर्निटी. सो ये चारों एलिमेंट्स जब प्रेजेंट होते हैं तब एक स्टेट का फॉर्मेशन होता है. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेट क्या होता है और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन यहां पर पॉसिबल है. तो चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट की. हमने ये तो समझ लिया कि स्टेट क्या होता है गवर्नमेंट क्या होता है ये भी समझते हैं. कई बार होता है कि हम इंटरचेंजेबली इन दोनों टर्म्स को यूज कर लेते हैं. तो यहां पर समझिए दो इवन वी यूज्ड इंटरचेंजेबली दे डिफर टेक्निकली. पर यहां पर कुछ टेक्निकल डिफरेंस है इनके बीच में. सबसे पहले बात करें डिफरेंस के लिए तो नेचर के बेसिस पर कंपेयर करते हैं. द स्टेट इज अ परमानेंट एंटिटी. हमें पता है कि जो स्टेट है वो एक परमानेंट एंटिटी है राइट. पर जो गवर्नमेंट है वो एक परमानेंट नहीं वो एक टेम्पररी एंटिटी हो जाती है. चेंजेस थ्रू इलेक्शन. जब इलेक्शन होते हैं एक फ्रेश इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट बदल जाती है ये हमें पता है. सो गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट नहीं है बट स्टेट क्या है एक परमानेंट एंटिटी है. ये इनके बीच का मेजर डिफरेंस है. कंपोजिशन की बात करें सो द स्टेट इंक्लूड ऑल सिटीजन एंड टेरिटरी. स्टेट में कौन होते हैं सारे सिटीजन और पूरी टेरिटरी. पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है वो एक स्मॉल ग्रुप है एक्सरसाइजिंग पावर जैसे कि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होती है इनमें जो लोग काम कर रहे होंगे उनका एक ग्रुप मतलब एक छोटा ग्रुप होगा इन कंपैरिजन विद द स्टेट. उसे कहा जाता है गवर्नमेंट. सो इनका कंपोजिशन भी क्या है डिफरेंट दिखाई देता है. अथॉरिटी की बात करें सो द स्टेट होल्ड ओरिजिनल सोवर्निटी. जो स्टेट है वो ओरिजिनल सोवर्निटी को होल्ड करती है. ये चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टेट जो है उसमें किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं हो सकता. जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो ओनली एक्सरसाइज करती है क्या पावर डेलीगेट बाय द स्टेट वाया कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर स्टेट ने जो पावर दी है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिर्फ वही पावर क्या कर सकती है एक्सरसाइज कर सकती है. सो ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है किसका स्टेट का. सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है.
तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट होता क्या है। हमने स्टेट समझ लिया, इनके बीच में डिफरेंस को समझ लिया, पर गवर्नमेंट क्या होता है इस पर अच्छे से फोकस करेंगे। सो द गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या है, एक सिस्टम है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें लीडर्स भी होंगे, जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, दैट रन द कंट्री थ्रू 3 मेन पिलर। जो क्या करता है एक्चुअल में, गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें लीडर है, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, और यही ग्रुप क्या कर रहा है, पूरी कंट्री को रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है, 3 पिलर्स के थ्रू रन कर रहा है। कौन कौन से पिलर हैं इन्हें समझिए। सबसे पहला पिलर हो जाएगा लेजिस्लेचर, मतलब वो बॉडी जो क्या करने वाली है, लॉज बनाने वाली है। द लॉ मेकिंग बॉडी दैट डिबेट एंड क्रिएट रूल्स, जो डिबेट करती है और जो रूल्स को क्रिएट करती है, मतलब लॉज बनाती है। वैसे ही दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव, दूसरा पिलर, द ब्रांच दैट कैरीज आउट एंड एनफोर्स दीज लॉज। सो जो लॉज लेजिस्लेचर ने बना दिए उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम, उन्हें कैरी आउट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, मतलब दूसरे पिलर का। और फिर आता है हमारा तीसरा पिलर, द कोर्ट सिस्टम दैट इंटरप्रेट लॉज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। एक ऐसी बॉडी जो क्या करती है, एक ऐसा पिलर जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, रिजॉल्व करता है, और साथ ही साथ में लॉस को इंटरप्रेट करने का काम करता है। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉ दिखाई दे रहा है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो बताने वाली बॉडी जो है वो है जुडिशरी। और ये तीनों मिलके ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये तीनों ही स्टेट को रन करने में हेल्प करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्टेट को रन करने में हेल्प करती है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये तीनों बॉडीज आपको दिखाई दे रही है। ये है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, ये एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करेगी लॉस को। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट जो है वो बनती है और वो वर्क करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीपल, पुलिस एंड गवर्नमेंट के बारे में। तो यहां पर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में पुलिस क्या होता है। पुलिस एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है जो यहां पर क्या करने वाला है, जो यहां पर रूल रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करने का काम करेगा और लॉस को एनफोर्स करेगा। तो समझिए कैसे। एजेंट्स ऑफ स्टेट, पुलिस जो है वो एजेंट ऑफ स्टेट कहलाती है क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में होती है, यूनियन के कंट्रोल में नहीं। तो देखिए, ऑफिशियल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिसकी नीड होती है उसे कहा जाता है पुलिस। पुलिस जो है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होती है। इन इंडिया दे फॉल अंडर स्टेट गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पुलिस है वो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर बात करें लीगल फोर्स की, सो दे आर द ओनली बॉडी अथॉराइज्ड बाय लॉ टू यूज फोर्स टू एंश्योर सेफ्टी। सो ये इकलौती ऐसी बॉडी दिखाई देती है जो फोर्स का यूज कर सकती है लॉस को एंश्योर करवाने के लिए, लॉज को फॉलो करवाने के लिए, जिसका नाम है क्या, पुलिस। सो ये लॉ के अकॉर्डिंग ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इसे पावर दी गई है कि क्या करे, फोर्स का यूज कर सकती है। फिर आगे समझिए कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब ये फोर्स का यूज तो कर रही है पर क्यों कर रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। मेंटेनिंग सेफ एनवायरमेंट इन सिटीज एंड विलेजेस, जो हमारी सिटीज हैं, टाउन्स है, विलेजेस हैं, वहां पर सेफ एनवायरमेंट बनाने का काम किसका है, पुलिस का ही तो होता है। अगर हमारे साथ में कोई भी क्राइम होता है, किसी भी चीज से परेशानी होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, फिर वो इंश्योर करते हैं कि वहां पर क्या हो, हमें इस प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। उसी तरीके से क्राइम को कंट्रोल करना, सो इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यूज करते हुए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका होता है, पुलिस का, जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जाता है किसी भी टाउन या फिर किसी भी विलेज में। सिमिलरली सोशल चेंज, सो प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ रोड सेफ्टी, ड्रग एब्यूज एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। सो जो पुलिस है वो एक्चुअल में सोशल चेंज भी करती है, वो लोगों को अवेयर करती है कि किस तरीके से आपको रोड सेफ्टी जो है वो रखनी चाहिए, ड्रग एब्यूज नहीं करना चाहिए और कैसे वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए। सो ये सारे जो हैं वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी पुलिस की। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहां पर पुलिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो जो पुलिस है क्या उनकी पावर पूरी तरीके से आर्बिट्री है, क्या वो कभी भी किसी भी तरीके से फोर्स का यूज कर सकती है, तो ऐसा तो नहीं होगा। सो पुलिस जो है वो एक्चुअल में बाउंड होती है बाय लॉ, मतलब उसे लॉ को फॉलो करना होता है। सो पुलिस मस्ट रिस्पेक्ट द सिटीजंस फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिए हैं उन्हें रिस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है पुलिस की। वैसे ही अकाउंटेबल भी होती है पुलिस। सो सिटीजन एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू वोट्स एंड कैन होल्ड पुलिस अकाउंटेबल इन कोर्ट फॉर राइट्स वायलेशन। सो जो
पुलिस है उसे सिटीजन कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। जब सिटीजन अपने वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस को कंट्रोल करती है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिटीजन का ही कंट्रोल हो गया किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर भी, भले ही वो इनडायरेक्ट हो बट स्टिल कंट्रोल तो है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि पुलिस किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देती है, तो यहां पर वो अकाउंटेबल हो जाते हैं कोर्ट में कि वो इसके लिए आंसर देंगे कि कैसे उन्होंने किसी के भी राइट को हार्म करा। सो इस तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी यहां पर मेंटेन होती है और पुलिस पर कंट्रोल भी होता है सिटीजंस का। तो चलिए, अब पुलिस का सिस्टम जो है वो तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। सो जैसा कि हमें पता है, हमारे इंडिया में तो हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, पर कंट्री में डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबली बहुत सारे सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। सो कंट्रीज मैनेज पावर थ्रू डिफरेंट सिस्टम। हमारे यहां पर होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल चूज लीडर थ्रू इलेक्शन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या किया जा रहा है, जो सिटीजन है वही क्या कर रहे हैं, अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी, जैसा कि हमारे इंडिया में होता है। फिर एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, पावर इज हेरिडिटरी विद इन अ सिंगल फैमिली, किंग और क्वीन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो पावर है वो एक सिंगल फैमिली ने होल्ड करके रखी है, और वहां पर जो किंग एंड क्वीन है वही क्या करेंगे, हेरिडिटरी बनने वाले हैं और पावर को कंटिन्यूसली होल्ड करके रखने वाले हैं, उसे कहा जाता है मोनार्की, जैसा कि यूके या फिर कनाडा में फॉलो किया जाता है। फिर बात करें थियोक्रेसी की। सो रिलीजियस लीडर रूल बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। सो जब रिलीजियस लॉस के अकॉर्डिंग रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं तो उस सिस्टम को कहा जाता है थियोक्रेसी। वैसे ही होता है डिक्टेटरशिप, सिंगल पर्सन होल्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफन बाय फोर्स। तो जब एक सिंगल पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ सिंगल पर्सन क्या करता है, पावर को होल्ड करता है, मे भी हो सकता है वो बाय फोर्स होल्ड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है डिक्टेटरशिप। राइट। सो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने डिफरेंट सिस्टम जो है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही एक सिस्टम होता है ओलिगार्की, जिसमें स्मॉल और एलीट ग्रुप होल्ड ऑल द पावर। मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक एलीट ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करता है, सारी की सारी पावर को होल्ड करके रखता है, उसे कहा जाता है ओलिगार्की। सो ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंट के सिस्टम जो हैं वो दिखाई देते हैं हमें ग्लोबली। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जो हमारे इंडिया में फॉलो की जाती है, द रूल ऑफ पीपल भी जिसे कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। सो एक्चुअली ये ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं जिनसे ओरिजिनेट हुआ। जो एक वर्ड है जिसे कहा जाता है डेमोस और दूसरा वर्ड है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। सो यहां पर पीपल का रूल होता है, उसे कहा जाएगा क्या, डेमोक्रेसी। अब आगे बढ़ते हैं, कोर डेफिनेशन की बात करें। सो ए सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो एक ऐसी जगह जहां पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो फ्री और फेयर इलेक्शन से हो रही है बाय द कंसेंट ऑफ पीपल, उसे क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब हम ही फ्रीली क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी चीज को डेमोक्रेसी कहा जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें, सो सिटीजन सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। सो सिटीजंस क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो एक्चुअल में क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो उसके प्रति अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, आंसरेबल होने वाले हैं। क्लियर हो गया। डिस्टिंक्शन की बात करें, सो नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हर एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो वो रिपब्लिक भी हो, क्योंकि दोनों सिस्टम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द यूके एंड कैनेडा आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज विथ हेरिडिटरी हेड्स ऑफ द स्टेट। तो जैसा कि हम यूके और कनाडा में देखते हैं कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक्चुअल में मोनार्क होते हैं, हेरिडिटरी होती है, ना कि इलेक्टेड। तो वहां पर डेमोक्रेसी तो है बट वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो नहीं होता। बट हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक क्या होता है, अब ये समझ लो। रिपब्लिक का मतलब होता है द रूल ऑफ लॉ, जहां पर क्या हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। सो इसे समझिएगा, A state where head of state is elected directly or indirectly rather than inheriting power. So एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट है
मतलब जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, उन्हें इलेक्ट किया जाए, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, बट ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें इनहेरिटिंग पावर जो है, मतलब जो पावर है वो एक्चुअल में हेरिटेंस के बेसिस पर वंशानुगत होगी और एक ही फैमिली में ट्रांसफर होती जाएगी। तो उस सिस्टम को कहा जाएगा रिपब्लिकन सिस्टम। मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है हमेशा इलेक्टेड होंगे, ना कि वो कोई हेरिडेटरी यहां पर होने वाले हैं। क्लियर हो गया। लिमिट्स ऑन पावर की बात करें, सो गवर्नमेंट अथॉरिटी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हेड ऑफ स्टेट होंगे उनकी पावर भी कंट्रोल्ड होने वाली है, वो भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा और वो उनकी पावर को भी रेगुलेट करने का, उन्हें लिमिट करने का काम करेगा। राइट। की प्रिंसिपल की बात करें तो वो होगा द रूल ऑफ लॉ, prevent the arbitrary authority और पर्सनल विम्स ऑफ अ रूलर। सो एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है आर्बिट्री अथॉरिटी की, कोई भी अपनी पावर को आर्बिट्री तरीके से यूज ना करे और साथ ही साथ में अपने पर्सनल विम का यूज ना करे एज अ रूलर। सो यहां पर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसे कहा जाता है रिपब्लिकन सिस्टम, जिसमें सभी के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है, सभी को कंट्रोल किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के लिए इंडिया, यूएसए या फिर फ्रांस, यहां सभी जगह पर रिपब्लिकन सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिपब्लिक क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में। सो इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो समझिएगा इंडिया ने कैसे इस सिस्टम को अडॉप्ट करा। सो इंडिया रिजेक्टेड द ब्रिटिश मोनार्कियल मॉडल आफ्टर 200 ईयर ऑफ द कॉलोनियल रूल। जैसा कि आपको पता है लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पर रूल करते रहे, और ब्रिटिशर्स मतलब जो यूके है वो मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करता था, बट इंडिया ने इसे पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करेंगे, और इस तरीके से हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। सो यहां पर हेड ऑफ स्टेट की बात करें, सो अनलाइक अ किंग और क्वीन, इंडियाज प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। सो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग और क्वीन नहीं होते जैसे कि यूके में हुआ करते हैं। हमारे यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करने का काम करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रियम्बल की। प्रियम्बल मतलब वो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो पूरे एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी शुरुआत में उसके नेचर को बताने का काम करता है। Adopted on the 26th of November 1949, it defines India as a sovereign, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो यही है वो प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में लिखा हुआ है, जो बताता है कि हमारा इंडिया क्या है। हमारा इंडिया एक्चुअल में सोवरेन है। यहां पर देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये है हमारा प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बताता है कि हमारा इंडिया क्या है, सोवरेन है। सोवरेन है मतलब क्या, उसके किसी भी डिसीजन पर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है मतलब यहां डेमोक्रेसी होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, वो उसे रन करेंगे, और साथ ही साथ में रिपब्लिक भी होगा, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होगा। साथ ही साथ में यहां पर सभी को जस्टिस मिलेगी, जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो में होगी। सभी के पास में लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फैटर्निटी होगी। सो ऐसा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है हमारा प्रियम्बल जो ये इंश्योर करता है कि इंडिया क्या रहने वाला है, सेकुलर रहने वाला है, सोशलिस्ट रहने वाला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा और सोवरेन होगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहां से हमें पता लगता है कि हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्लियर। अब हम यहां बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स जो हमारे प्रियम्बल में ही बताए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि हमारे यहाँ ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को सोशल जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी। वैसे ही हर एक सिटीजन के पास में लिबर्टी होगी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब हम यहां पर अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं, किसी भी फेथ पर विश्वास रख सकते हैं, और साथ ही साथ में हम वर्शिप कर सकते हैं। ये हर एक सिटीजन के पास में लिबर्टी है। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी भी इंश्योर करता है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब इंडिया में रहने वाला हर एक सिटीजन बराबर होगा इन स्टेटस एंड इन अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। साथ ही साथ में फैटर्निटी, एंश्योरिंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी। मतलब फैटर्निटी भी इंश्योर करता है हमारा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कहता है कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा और साथ ही साथ में नेशनल यूनिटी को भी बनाकर रखा जाएगा। सो ऐसा है हमारा कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये सारी चीजों को इंश्योर करने का काम करता है। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोटेक्टिंग राइट अगेंस्ट मेजॉरिटी डोमिनेंस। सो हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है और इसी कारण से जो मेजॉरिटी डोमिनेंस है उससे भी बचाता है हर एक इंडिविजुअल के राइट को। कैसे बचाता है समझिए। सबसे पहले रिस्क की बात करें, सो इन प्योर डेमोक्रेसी, जहां पर प्योर डेमोक्रेसी होती है वहां पर क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी कैन ओवरराइड द राइट ऑफ द माइनॉरिटी। वैसी जगहों पर क्या होता है, जब डेमोक्रेसी की बात करें हम, प्योर डेमोक्रेसी की, तो मेजॉरिटी ही गवर्नमेंट को चूज कर रही है। इस कारण से जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उनके राइट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उनके जितने भी अधिकार होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटी के राइट्स का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है। सो यहां पर बात करें रिपब्लिक एज अ सेफ गार्ड, क्योंकि हमारा इंडिया एक रिपब्लिक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर ग्रुप फ्रॉम हार्म। और इसी कारण से, इस रिपब्लिकन नेचर के कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इसलिए ही हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म होने से बचाया जाता है। फिर हम बात करें एग्जांपल की, सो लीगल प्रोटेक्शन की जब हम बात करेंगे, अ मेजॉरिटी वोट कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन आवर रेसिडेंट्स क्रिटिकल हेल्थ नीड, एग्जांपल मेडिकल डिलीवरी। हमारी बुक में एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है जिसमें बताया गया कि एक सोसाइटी में एक सीनियर सिटीजन होते हैं और पूरी सोसाइटी जो है, मेजॉरिटी सोसाइटी, वो ये डिसीजन लेती है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, मतलब जो डिलीवरी मैन होते हैं, वो नाइट में क्या नहीं करेंगे, लेट नाइट डिलीवरी नहीं करेंगे हमारे सोसाइटी में, क्योंकि उनसे कई प्रकार के खतरे भी हो सकते हैं, ऐसा सोसाइटी वालों को लगता है। ये लॉ पास कर दिया जाता है। बट एक पर्सन होते हैं जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें रात में बहुत लेट नाइट मेडिसिन की नीड होती है और उन्हें मेडिसिन नहीं मिल पाए तो इससे क्या होगा, मे भी हो सकता है कि उनकी जान भी चले जाए, मतलब वो अपनी लाइफ जो है वो लॉस्ट कर जाए। सो इसलिए ही इस डिसीजन को चेंज किया जाता है। मतलब एक इंडिविजुअल, एक माइनॉरिटी पर्सन के लिए भी मेजॉरिटी के डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है और इसे ही हम रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर ये सिस्टम काम करता है। सिमिलरली लैंड राइट्स के लिए भी चीजें होती है, मतलब जो ट्राइबल राइट्स हैं। So the constitution protect land like the Dongariya Khund in Odisha from exploitation and regardless of majority opinion. So majority का opinion था कि क्या किया जाए, इस लैंड को, जो डोंगरिया खून वाला रीजन है इन उड़ीसा स्टेट, उससे दे दिया जाए माइनिंग के लिए। पर यहाँ पर ट्राइबल का राइट था उस लैंड के ऊपर, इसलिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस लैंड को किसी माइनिंग इंडस्ट्री को नहीं दिया, उस पर बैन लगा दिया वहां पर माइनिंग करने से और ट्राइबल राइट्स को इंश्योर रखा। सो इस तरीके से काम करता है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम, जिसमें हर एक इंडिविजुअल के राइट्स का ध्यान रखा जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं नेसेसिटी ऑफ गवर्नेंस के बारे में। यहां हम बात करने वाले हैं मत्स्य न्याय के बारे में, जो कंसेप्ट दिया है एक्चुअल में कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में। तो चलिए इसे समझते हैं क्या होता है। कौटिल्यास अर्थशास्त्र वॉन्ट्स दैट विदाउट अ स्टेट, मतलब विदाउट एनी, अगर ऐसा होता है कि कोई स्टेट ही नहीं है, मतलब कोई बॉडी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है वहां पर स्टेट को रन करने का, तो उससे क्या होने वाला है उसके बारे में वॉर्न किया है यहां पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। वो बताते हैं बिग फिश ईट स्मॉल फिश, मतलब द पावरफुल डिवोर द वीक। अगर ऐसा होगा कि कोई भी यहां पर गवर्नेंस सिस्टम ना हो, कोई भी स्टेट प्रेजेंट ना हो, तो जो पावरफुल लोग रहेंगे वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और जो छोटे लोग हैं, मतलब जैसे कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल लेती है, मतलब छोटे लोगों को सप्रेस करने का काम करते हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने का काम करती है। सो इसलिए ही यहां पर कौटिल्य कहते हैं कि स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजधर्म के बारे में वो यहां बताते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस। वो यहां पर बताते हैं कि राजधर्म क्या है। राजधर्म ये है कि एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करें, वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को और साथ ही साथ में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करे। सो ये एंशिएंट विजडम जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है कि हमारे इंडिया में कब से ही, कितने पुराने समय से ही
इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को निगल लेगी। यहां पर आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी सी फिश है और यहां पर ये छोटी छोटी सी फिश है, ये इन्हें क्या कर रही है, निगल ले रही है, मतलब क्या, सॉलो कर जा रही है। सो इस कारण जरूरी है कि क्या हो, एक स्टेट हो, एक सही सिस्टम हो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं स्टेट ऑर्गन्स के बारे में कि एक स्टेट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। जो हमने पिलर्स की बात करी थी वैसे ही ऑर्गन्स दिखाई देंगे, जैसे कि होगा लेजिस्लेचर जो लॉस को फ्रेम करेगा, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करेगा लॉज और मेंटेन करेगा ऑर्डर को, जैसे कि पुलिस जो है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। फिर आता है जुडिशरी जो इंटरप्रेट करता है लॉस को और साथ ही साथ में सभी के लिए जस्टिस को इक्वली इंश्योर करने का काम करता है। सो ये स्टेट के ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, यहां पर वर्क करते हैं। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर की अब हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट पावर है उसे भी लिमिटेड रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लिमिटेड नहीं रहेगी तो वो आर्बिट्री तरीके से यूज होगी और उससे सिटीजन्स के जो राइट हैं वो हार्म हो सकते हैं। तो इसके क्या रीजन है, कैसे लिमिट्स लगाई जाती है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे प्रिवेंटिंग अब्यूज। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स गवर्नमेंट पावर टू प्रिवेंट द आर्बिट्री एक्शन बाय ऑफिशियल। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है और वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करने का काम करता है, जिससे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करने लगे। सो ऐसा सिस्टम हमारे यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिकन सिस्टम में हम रहते हैं। साथ ही साथ में इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड लीडर्स आर फॉरबिडन फ्रॉम वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो भी यहां पर जो हैं वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई लीडर है, हम उसके अपोज में कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी हमें नहीं रोक सकते। वैसे ही बात करें हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट की, सो जॉर्ज वॉशिंगटन फेमसली रिजेक्टेड अ मोनार्की इन 1782। सो जो जॉर्ज वॉशिंगटन है इन द ईयर 1782 उन्होंने मोनार्की को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें ऑफर दिया गया 1782 में कि आप यूएसए के किंग बन सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बहुत फेमस इंसिडेंट है और उन्होंने 1782 में इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया, चूजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टेड। और उन्होंने कहा कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहूंगा रदर देन अ मोनार्की। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस चीज की कि गवर्नमेंट पावर को भी लिमिट किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहां पर लेजिस्लेचर के बारे में। जो पिलर्स हम देख रहे थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां लेजिस्लेचर द लॉ मेकिंग बॉडी की बात करेंगे। क्या होती है लॉ मेकिंग बॉडी, कैसे ये काम करती है। सो देखिए, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लॉज दैट अप्लाई टू ऑल सिटीजंस इक्वली। मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा पिलर जो क्या कर रहा है, जो लॉज फ्रेम करने का काम कर रहा है। कुछ ऐसे लॉस फ्रेम करेगा जो हर एक सिटीजन पर अप्लाई होंगे, रेदर देन उनका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकली और सोशली, ये सभी पर इक्वली अप्लाई होने वाले हैं। तो वो होता है हमारा लेजिस्लेचर। रोल क्या है इसका डेमोक्रेसी में, इसे समझिएगा। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल्स विल। ये एक्चुअल में लोगों की विल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इंश्योरिंग गवर्नेंस फॉलो डिफाइंड लॉज रेदर देन पर्सनल विम। तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नेंस सिस्टम में कोई पर्सन अपनी पर्सनल विम का यूज करने लगे, इसलिए ही लॉज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिफाइंड लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहां पर क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, गवर्नेंस सिस्टम चलाया जाता है, और इसलिए ही डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्पस क्या है इस चीज का, सो एस्टेब्लिशेस क्लियर लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग। जिससे एक्चुअल में इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि पहले से ही एक क्लियर लीगल सिस्टम फ्रेमवर्क जो है वो बना दिया जाए, जिससे कभी भी कोई भी अपनी यहां पर आर्बिट्री तरीके से पावर को यूज ना करे और ना ही आर्बिट्री तरीके से डिसीजन मेकिंग यहां पर करे। जिससे क्या होगा कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो और लोग अपनी पावर का मिसयूज करने लगेंगे, जिससे सिटीजन्स के राइट हार्म होंगे। और अगर सिटीजन के राइट हार्म हो रहे हैं तो फिर एक डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं दिखाई देती। स्टेट लेवल की बात करें, सो ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर टू एड्रेस द स्पेसिफिक लोकल नीड और लॉ। हर एक स्टेट में, जैसे कि यूनियन के लेवल पर पार्लियामेंट होती है, जो यहां पर लेजिस्लेचर बॉडी होती है, वो लॉज बनाती है फॉर द होल ऑफ कंट्री। वैसे ही हर स्टेट में उसकी कुछ स्पेसिफिक नीड होती है, उसके लिए भी एक लेजिस्लेचर बॉडी बनाई जाती है जो उस स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग वहां पर लॉज को फ्रेम करती है।
सो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेजिस्लेचर एक्चुअल में होता क्या है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सो एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है लॉज को जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, और साथ ही साथ में पॉलिसीज को भी फ्रेम करती है। तो समझिएगा, द एग्जीक्यूटिव इज अ ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड हैंडल्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा पिलर जो क्या करने वाला है, जो लॉज को इंप्लीमेंट करेगा और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी कंट्री का उसे भी हैंडल करने का काम करेगा। इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। किस तरीके से ये चीजें होती हैं? तो यहां पर दो टाइप के एग्जीक्यूटिव दिखाई देंगे, एक होंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो दूसरे होंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव समझ लेते हैं। इनका कंपोजिशन कैसे होता है? इलेक्टेड लीडर सच एज प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी जो है वो क्या है, ये है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये एक्चुअल में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। रोल क्या है इनका? सो डिसीजन मेकर्स हु सेट नेशनल गोल्स, इंट्रोड्यूस लॉज एंड मैनेज इंटरनेशनल रिलेशन। सो इनका रोल ये होता है कि ये नेशनल गोल्स को सेट करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं लॉज को, और साथ ही साथ में ये इंटरनेशनल रिलेशंस को भी मैनेज करने का काम करते हैं। ये होते हैं हमारे एक्चुअल में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं और वो क्या काम करते हैं, ये भी हम आगे चलकर समझेंगे। हम अगर इनके टर्म की बात करें, सो यूजुअली इलेक्टेड फॉर 5 years, देयर पावर रिलाइज ऑन पब्लिक ट्रस्ट। सो जो इनकी पावर होती है वो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी चीज, इनका जो टेन्योर होता है मेनली यूजुअली अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो 5 years के लिए होता है। आफ्टर 5 years फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर एक नई गवर्नमेंट बन जाती है, और मतलब नए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो यहां पर आ जाते हैं। सिंबॉलिक रूल की बात करें, सो द प्रेसिडेंट यूनियन के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो है एक सिंबल यहां पर दिखाई देते हैं, मतलब एक सिंबलिक रूल जो है वो प्रेसिडेंट के लेवल पर यूनियन में दिखाई देता है, और गवर्नर जो है वो स्टेट में वैसे ही रूल करते हैं। होल्ड प्राइमरली फॉर्मल पोजीशन, ये फॉर्मल पोजीशन को होल्ड करते हैं, बट जो रियल पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास इन द यूनियन, और इन द स्टेट वो होती है चीफ मिनिस्टर के पास। सो इसलिए ही इन्हें सिंबॉलिक हेड भी कई बार कहा जाता है, नॉमिनल हेड भी इन्हें कहा जाता है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो वर्क करते हैं। अब हम आगे चलकर यहां बात करने वाले हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। कौन होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव? तो आपने सुना होगा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? सो एक्चुअली इनका कंपोजिशन कैसे होता है? ये नॉन इलेक्टेड सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? ये परमानेंट होते हैं क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड हैं, इन्हें किसी ने इलेक्ट नहीं किया, इन्होंने एग्जाम को क्रैक कराया जैसे कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी को, और वहां से ये क्या बने हैं, ये एक सिविल सर्वेंट या फिर ब्यूरोक्रेट बने हैं जो अपने रिटायरमेंट तक अपनी सर्विसेज देने वाले हैं, ना कि हर 5 साल में चेंज हो जाएंगे। सो इनका सिलेक्शन कैसे होता है? रिक्रूटेड थ्रू रिगोरस एग्जाम कंडक्टेड बाय बॉडीज लाइक द यूपीएससी। तो एक रिगोरस एग्जाम जो है यहां पर कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि जो यूपीएससी जैसी बॉडी कंडक्ट करवाती है या फिर स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती है, उनसे ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट बनते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर होते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें, सो ब्यूरोक्रेट्स रिमेन इन सर्विस इवन व्हेन द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी चेंज। अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो भी जाती है तो भी ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होते, वो तो तब तक सर्व करने वाले हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट एज ना हो जाए। सो इस तरीके से परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव जो हैं वो काम करते हैं। अब हम यहां पर ब्यूरोक्रेसी की कुछ मेजर सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। वैसे ही आईपीएस होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। फिर होते हैं आईएफएस, जो होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स को मेंटेन करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को। फिर होते हैं आईआरएस, जो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम को, सर्विस को, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का फुल फॉर्म होगा, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम को ये मेंटेन करेंगे, जैसे कि टैक्सेशन सिस्टम को। फिर होते हैं आईएफओएस, जो एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो आपको हमारे इंडिया में दिखाई दे जाएगी, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके एक्चुअल में फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे काम करती है ब्यूरोक्रेसी, क्या क्या इसके डे टू डे फंक्शन है। सबसे पहली चीज, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सो एग्जीक्यूटिंग लॉज एंड वेलफेयर स्कीम, एग्जाम्पल मनरेगा और वैक्सीनेशन ड्राइव। सो आपने देखा होगा जैसे कि कोविड-19 के टाइम पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही थी, हर एक पर्सन को अवेयर किया जा रहा था, इंश्योर किया जा रहा था कि हर एक पर्सन को वैक्सीनेटेड
किया जा सके। सो ये सभी इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई जाती है उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, राइट। फिर बात करें सिटीजन लिंक, सो सर्विंग एज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द पब्लिक थ्रू हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सो ये एक्चुअल में एक सिटीजन लिंक की तरह काम करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, मे बी एजुकेशन सेक्टर या फिर हेल्थ सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डायरेक्टली पब्लिक से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। फिर ये यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करते हैं, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिसीजन एंड प्रोसीजर। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है पर ये चेंज नहीं होते, इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई है उसने क्या डिसीजन लिया या फिर उसने क्या प्रोसीजर को फॉलो करा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का काम भी होता है ब्यूरोक्रेट्स का। फिर बात करें क्राइसिस मैनेजमेंट की, सो कोऑर्डिनेटिंग मैसिव ऑपरेशन लाइक द नेशनल सेंसस, इलेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ। सो ऐसे बड़े बड़े टास्क, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजें, जैसे कि कभी अगर कोई नेचुरल या फिर मैनमेड डिजास्टर आ गया तो उन सभी चीजों को कंट्रोल करना, वहां पर पब्लिक को सेफ करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का। वैसे ही सेंसस को कंडक्ट करवाने जैसा मेमोथ टास्क करना और वैसे ही इलेक्शंस को करवाने जैसा टास्क करना, ये सभी काम करते हैं कौन? ये काम है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स का। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है ये और कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां प्ले करते हैं। चलिए अब एक केस स्टडी की बात करते हैं जो है एक्चुअल में सीबी मुथम्मा की केस स्टडी, बैटल फॉर इक्वालिटी। सो एक्चुअल में सीबी मुथम्मा जो है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक आईएफएस ऑफिसर रही हैं और इन्होंने इक्वालिटी के लिए एक लंबी और एक बड़ी फाइट करी है। कैसे करी इसे समझें। सो कोनेरा बेलियप्पा मुथम्मा, मतलब सीबी मुथम्मा, was the first woman to join the Indian Forest Services। 1949 में इन्होंने, ये पहली महिला है जिन्होंने फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करी थी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस करा, अर्ली रूल्स फोर्स द वुमेन टू रिजाइन इफ दे मैरिड, अ रूल नॉट अप्लाइड टू मेन। सो अगर यहां पर ऐसा हुआ करता था, पहले एक रूल चला करता था कि अगर कोई भी वुमन है, उनकी अगर शादी हो जाती है, उनकी मैरिज हो जाती है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। पर ये रूल किसी मैन के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए था। मतलब एक डिस्क्रिमिनेटरी रूल यहां पर दिखाई देता है, जिस चीज का अपोज करती हैं एक्चुअल में सीबी मुथम्मा। फिर ये लड़ती हैं एक लंबी लीगल बैटल। आफ्टर बीइंग डिनाइड अ प्रमोशन ड्यू टू बायस, शी चैलेंज्ड द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सो एक्चुअल में क्या होता है, इनके प्रमोशन को रोक दिया जाता है ड्यू टू द जेंडर बायसनेस, और इसी कारण ये इसे कोर्ट में चैलेंज करती हैं और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है कि ये ऐसे जो लॉज हैं उन्हें पूरी तरीके से डिनाई किया जाएगा और वो मेल हो या फीमेल हो, उन सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि सीबी मुथम्मा जो है उनकी कैसी एक बैटल रही फॉर इक्वालिटी। इनका नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लैंडमार्क वर्डिक्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर थे, स्ट्रक डाउन द डिस्क्रिमिनेटरी रूल मार्किंग माइलस्टोन फॉर जेंडर इक्वालिटी। सो यहां पर जस्टिस जो वी.आर. कृष्णा अय्यर हैं वो यहां पर डिसीजन लेते हैं और ये बताते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हैं उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, जो एक माइलस्टोन रहा यहां पर जेंडर इक्वालिटी के लिए। लेगेसी की बात करें, सो शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमन एम्बेसडर एंड अ चैंपियन फॉर डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंडसेट। सो ये यहां पर पहली वुमन एम्बेसडर भी रही और साथ ही साथ में इन्होंने जो ये केस लड़ा, ये बैटल लड़ी, जिससे ये डीकॉलोनाइज करने में सक्सेसफुल रही इंडियन माइंडसेट को, जो स्टबन मेंटलिटी थी इंडियंस के अंदर, उसे यहां से इन्होंने डीकॉलोनाइज कर दिया। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इनका कितना बेहतर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया में फॉर जेंडर इक्वालिटी। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम यहां बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एंड यू, मतलब द ट्रिपल रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से ट्रिपल रोल प्ले करती है, क्या क्या रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये समझें। सो द गवर्नमेंट परफॉर्म 3 प्राइमरी फंक्शन दैट इंपैक्ट डेली लाइफ, और ये जो तीन प्राइमरी फंक्शन है इसका हमारी डेली लाइफ पर भी इंपैक्ट होता है। कैसे इंपैक्ट होता है इसे समझिएगा। सो गवर्नमेंट वर्क करती है एज अ प्रोटेक्टर, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर थ्रू पुलिस फोर्सेस एंड एंश्योर नेशनल डिफेंस। तो हमारी नेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी, मिलिट्री का यूज करना, वैसे ही स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस सिस्टम का यूज करना, मतलब एज अ प्रोटेक्टर काम करती है हमारी गवर्नमेंट।
वैसे ही वो काम करती है एज अ प्रोवाइडर, सप्लाइज द असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर सच एज फ्री एजुकेशन, रोड्स, रेलवे एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। सो जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइडर का भी काम करती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज हम तक पहुंचाती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, या फिर रोड्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। ये हो जाता है इसका सेकंड रोल। और फिर थर्ड रोल होता है एज अ रेगुलेटर, ओवरसीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंश्योर सोशल जस्टिस एंड मेंटेन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमेशा ओवरसाइट करती रहती है कि हमारे देश की, हमारी कंट्री की इकोनॉमी सही तरीके से काम कर रही हो। वैसे ही हर एक सिटीजन को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम होता है हमारी गवर्नमेंट का। और ये ट्रिपल रोल जो है वो हमारी गवर्नमेंट आपको फॉलो करते हुए दिख जाएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं हाउ सिटीजन कैन होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि किस तरीके से जो सिटीजन है उनके पास में ऐसी क्या क्या पावर है, ऐसे कौन कौन से टूल हैं जिससे वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाकर रख सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट उनके प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब वो आंसरेबल होगी टू द सिटीजन। ये कैसे पॉसिबल है इसे समझेंगे। तो देखिए, सिटीजन्स हैव मल्टीपल मैकेनिज्म टू एंश्योर द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एक्टिवली। सो यहां पर जो सिटीजन्स हैं उनके पास में मल्टीपल मैकेनिज्म यहां पर प्रोवाइड किया गया है, जिससे वो ये एंश्योर कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवली क्या करे, परफॉर्म करे अपने फंक्शंस को। क्या क्या टूल है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रीवियंस रिड्रेसल को लेकर। सो डिपार्टमेंटल ऑफिसेस होते हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी ग्रीवियंसेस हैं और वो किसी ऑफिस से रिलेट करते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। वहां पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जो आपके ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए काम करेगा, स्पेसिफिक यूनिट टू हैंडल द कंप्लेन। आप कभी भी वहां पर जाकर कंप्लेन करेंगे तो स्पेसिफिक बेंच होगी जो आपकी कंप्लेन को डील करने वाली है और आपको केस को रिजॉल्व करके देगी। विजिलेंस कमीशन होता है, बॉडीज दैट इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड करप्शन केसेस। आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ब्राइबरी की डिमांड करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं, तो उनके यहां पर अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है विजिलेंस कमीशन में, और विजिलेंस कमीशन ऐसे सारे केसेस को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। वैसे ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसे सीपी ग्राम्स के नाम से जाना जाता है, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर लॉजिंग कंप्लेन दैट रिक्वायर अ रिस्पॉन्स विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। एक ऐसा पोर्टल जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे बैठे कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी ग्रीवियंसेस हैं, और उस पर्टिकुलर ऑफिस को विद इन सेट टाइम फ्रेम उस चीज पर एक्शन लेना पड़ेगा और उसे रिजॉल्व करना भी पड़ेगा। सो इस तरीके से जो सिटीजंस हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं टुवर्ड देम। वैसे ही दूसरे टूल की हम बात करें तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल तो देख लिया, अब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। सो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बेटर करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, जो अलाउ करता है सिटीजन को टू रिक्वेस्ट द डेटा ऑन गवर्नमेंट एक्शन एंड स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ने किस तरीके से पब्लिक फंड को एक्सपेंड करा है, किस तरीके से पब्लिक फंड का यूज करा है, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उन सभी की डिटेल हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें फर्निश करे ये सारी डिटेल। वैसे ही अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सो ऑफिशियल्स आर लीगली बाउंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन मेकिंग देम आंसरेबल टू द पब्लिक। सो ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लीगली यहां पर बाउंड होते हैं कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसी कारण से वो अकाउंटेबल हो जाते हैं टू द जनरल पब्लिक, और हम कहें कि कॉमन सिटीजन। सो ये है दूसरा टूल। फिर हम बात करेंगे तीसरे टूल की, जो है यूजिंग द मीडिया, जिसमें पब्लिसिटी और सोशल मीडिया दोनों वर्क करती है। सो हाईलाइटिंग द लोकल और नेशनल इश्यूज इन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल, मतलब प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर कोई भी लोकल इशू है उसे यहां पर पब्लिसिटी दी जा सकती है, जिससे क्या होता है, जल्द से जल्द उसका रेजोल्यूशन यहां पर मिल पाता है, क्योंकि उसे हाईलाइट कर दिया जाता है पूरे पब्लिक डोमेन में। उसी तरीके से सोशल मीडिया भी काम करता है, टैगिंग ऑफिशियल्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्स और फेसबुक फॉर इमीडिएट अटेंशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल इस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे कि जो इंडियन रेलवे है उसका अकाउंट है ट्विटर पर, जैसे पहले ट्विटर कहा जाता था, अब जिसे एक्स कहा जाता है, वो है रेलवे सेवा। अगर आपको कभी भी
ट्रेन सर्विसेज में, मतलब जो रेलवे सर्विसेज है वहां पर आप ट्रेन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इशू होता है और कोई भी उसे रिड्रेस नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्स प्लेटफॉर्म पर रेलवे सेवा को टैग कर सकते हैं और वहां पर तुरंत ही उसके लिए एक्शन लिया जाएगा और आपके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाएगा। सो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपके लिए और ज्यादा अकाउंटेबल हो जाती है। वैसे ही वर्क करते हैं सिविल सोसाइटी और एनजीओ भी। collective action groups working on specialized issues like environmental और women empowerment। So कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो काम करते हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, जो काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं, कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ जाता है और वो इनके इश्यूज को रिड्रेस करती है और वो क्या हो जाती है, और ज्यादा अकाउंटेबल हो जाती है टुवर्ड देम। एग्जांपल की बात करें तो साइलेंट वैली मूवमेंट जो कहां हुआ था, जो हुआ था केरला में, सक्सेसफुली स्टॉप्ड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू सेव द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो साइलेंट वैली जो है केरला में एक जगह है जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जिसे मूवमेंट के थ्रू क्या किया गया, उसका अपोज किया गया। लोगों ने साथ में मिलकर कलेक्टिव एक्शन यहां पर जब लिया तो गवर्नमेंट को यह चीज समझ में आई और वहां पर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया एंड इवन साइलेंट वैली को नेशनल पार्क बना दिया गया। सो इस तरीके से कलेक्टिव एक्शंस काम करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल हो जाती है टू द कॉमन सिटीजन। यहां पर आप देख पाएंगे द साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्रिएटेड आफ्टर साइलेंट वैली मूवमेंट सक्सेसफुल कैंपेन। सो यहां पर कितनी ज्यादा ग्रीनरी है आप देख पा रहे होंगे, इसलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और अगर यहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाता तो ये पूरी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहां से खत्म हो जाती। सो इस तरीके से सिविल सोसाइटी और एनजीओ भी गवर्नमेंट को क्या करती है, अकाउंटेबल बनाने का काम करती है। फिर हम बात करेंगे यहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। सो इस तरीके से भी आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं, राइटिंग लेटर और मीटिंग विथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एमपीज टू सीक एक्शन ऑन कम्युनिटी इशू। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई कम्युनिटी इशू दिखाई दे रहा है तो आप उसको लेकर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से मिल भी सकते हैं या फिर उन्हें लेटर लिख सकते हैं जिससे आपके जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके। बट अगर ऐसा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके इशू पर ध्यान ही नहीं देते, तो क्या आपके पास में क्या और कोई पावर है? बिल्कुल, वोटिंग इन इलेक्शन। So the most fundamental way to elect a leader who align with the public interest। मतलब ये वो है एक्चुअल में जिससे आप हमेशा ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप वोट उसी पर्सन को करने वाले हैं। ये आपका एक राइट है जो आपके इंटरेस्ट के साथ में अलाइन होगा, आपकी सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ में अलाइन होगा। अगर ऐसा होता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें आपने लास्ट टाइम चूज किया था, इलेक्ट किया था, अगर वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करते या फिर आपके ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं करते तो आप नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं देंगे। सो ये एक पावरफुल टूल माना जाता है। सो ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, लीगल मैकेनिज्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। आई होप आप ये सारी चीजें भी यहां पर समझ गए होंगे। अब हम कुछ की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं गवर्नेंस में, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ओपन एक्सेस फॉर सिटीजन टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है एक्चुअल में गवर्नेंस में कि सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें फर्निश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब पॉलिसीज से रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, सिटीजन्स को उसके बारे में बताए, पब्लिक डोमेन में इन चीजों को रखे और साथ ही साथ में जो पब्लिक फंड्स को यूज किया है गवर्नमेंट ने किस तरीके से, उसके बारे में भी पब्लिक को जानकारी दे। ये ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने वाली चीजें होगी। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सो द ऑब्लिगेशन ऑफ दोज इन पावर टू आंसर टू द पब्लिक फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। सो जो भी पावर में है, जो हमारे लिए, हमारे बिहाफ में हमारे लिए एक्शन लेते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, वो हमारे प्रति क्या होंगे, आंसरेबल होंगे और इसी चीज को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल रहेगी कभी भी किसी गवर्नेंस सिस्टम में तो वो सिस्टम जो है वो गुड गवर्नेंस के लेवल पर चलता रहेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्यों की कंसेप्ट होते हैं एक गवर्नेंस सिस्टम में।
अब हम यहां पर बात करने वाले हैं थर्ड पिलर के बारे में, दैट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। अब हम जुडिशरी के बारे में समझेंगे कि जुडिशरी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो देखिए, द जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ। मतलब जो जुडिशरी है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, मतलब वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती, वो किसी के भी डिपेंडेंट नहीं होने वाली है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरप्रेटिंग, मतलब लॉस को समझाने के लिए, और साथ ही साथ में लॉस को अप्लाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी की ही है। इट एक्ट एज अ वॉचडॉग टू एंश्योर द जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये एज अ वॉचडॉग काम करती है टू एंश्योर द जस्टिस एंड इक्वालिटी, की सभी को जस्टिस मिल सके और सभी क्या हो सके, यहां पर सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो। ये जवाबदारी होती है किसकी, जुडिशरी की। अब जुडिशरी जो है और क्या क्या काम करती है, तो उसका एक काम है जैसे कि डिस्प्यूट्स को सेटल करना, दैट इज सेटलिंग डिस्प्यूट्स। सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ग्रुप्स और द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। अगर कभी भी ऐसा होता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में या फिर दो ग्रुप्स के बीच में या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो उन्हें सेटल करने की जवाबदारी किसकी है, वो है जुडिशरी की। वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मतलब जो सिटीजन्स के राइट हैं, सेफगार्ड द फंडामेंटल लिबर्टीज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उन्हें सेफगार्ड करने का काम भी किसका है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है, वो काम है जुडिशरी का। इसी तरीके से जुडिशरी जो है वो क्या करती है, वो चेक करती है गवर्नमेंट पावर को भी। एंश्योर दैट लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन रिमेन फेयर, जस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो यहां पर ये एंश्योर करती है कि जो लॉज हैं, जो एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो हमेशा फेयर रहे, जस्ट रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल रहे। ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को आर्बिट्री तरीके से यूज कर रही हो। इन सभी चीजों को चेक करने का काम किसका है, वो काम है जुडिशरी का। मतलब जो दो पिलर हमने देखे थे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो अपनी पावर को लिमिट में यूज करें, ये एंश्योर करने का काम है थर्ड पिलर का, दैट इज जुडिशरी का। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जुडिशरी जो है उसके मेजर वर्क यहां पर क्या क्या होने वाले हैं। अब हम जुडिशरी के की फंक्शंस की बात करेंगे कि कौन कौन से की फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी जुडिशरी। सबसे पहली चीज, डिफेंड्स द लॉ, मतलब जो लॉ है उसे डिफेंड करने का काम। एंश्योर एवरीवन इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल फॉलो द लॉ, मतलब जुडिशरी यहां पर यह एंश्योर करती है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो सिमिलर लॉ को फॉलो करे, नो मैटर व्हाट देयर सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस, या फिर वो कितने भी हाई रैंक ऑफिशियल्स हों, उन्हें भी वो सिमिलर लॉज फॉलो करने पड़ेंगे जो एक कॉमन सिटीजन फॉलो करता है। क्लियर। वैसे ही जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है लॉस को, क्लैरिफाई द एग्जैक्ट मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर लीगल वर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अनक्लियर और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज किया जाता है लॉज में, सो उन्हें क्लियरली समझाना, उनका मतलब क्या है ये कॉमन सिटीजन तक को बताना, ये काम है किसका, जुडिशरी का। वैसे ही जुडिशियल रिव्यू एक्ट एज अ रेफरी, जो जुडिशरी है वो रेफरी की तरह काम करती है टू एग्जामाइन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने क्या एक्शंस लिए हैं उन्हें एग्जामाइन करना और ये देखना कि वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। अगर वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो जुडिशरी है वो उन लॉस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। मतलब ऐसी कोई भी लॉ अगर इंप्लीमेंट किए गए या पास किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर सकते हैं, तो जुडिशरी वो बॉडी है जो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या की फंक्शंस हैं हमारी जुडिशरी के। वैसे ही ये रिड्रेस करता है फॉर वायलेशन, सो प्रोवाइड्स अ लीगल रेमेडी टू द सिटीजन हुज फंडामेंटल राइट आर इन्फ्रिंज्ड। अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज किया जाता है, उन्हें हार्म किया जाता है, तो सिटीजन डायरेक्टली जुडिशरी के पास जा सकते हैं और वहां से रेमेडी जो है वो मांग सकते हैं, और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल रेमेडी प्रोवाइड भी करती है। सो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जुडिशरी के क्या क्या की फंक्शंस होते हैं। अब हम समझते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो क्यों जरूरी है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, क्या यहां पर एसेंशियल नीड है इस चीज की। तो समझिएगा, सबसे पहली चीज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। हमारे जो जजेस होते हैं are not controlled by politicians, allowing decision based strictly on laws without fear or favor। मतलब जो हमारी जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है जिससे फ्री एंड फेयर डिसीजन दे सकें, क्योंकि जो हमारे जजेस हैं
अगर वो किसी पॉलिटिशियन के कंट्रोल में रहेंगे तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन देंगे। इसलिए जरूरी है कि जजेस जो हैं वो किसी भी पॉलिटिशियंस के द्वारा कंट्रोल्ड ना किए जाएं और डिसीजन जो है वो स्ट्रिक्टली लॉ पर बेस्ड हो, ना कि किसी फियर और फेवर के आधार पर डिसीजन दिए जाएं। उसी तरीके से हम बात करें अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए भी जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंट जरूरी है। मेंटेन द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ प्रिवेंटिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, मतलब कोई भी बॉडी अपनी पावर का आर्बिट्री तरीके से यूज ना करे और साथ ही साथ में रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसे हमेशा फॉलो करते रहे, इसलिए ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें पीसफुल रिजोल्यूशन की, सो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल नॉन वायलेंट वे टू रिजॉल्व द सोसाइटल डिसएग्रीमेंट। अगर कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, उसे पीसफुल तरीके से सेटल करने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो जरूरी है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंट क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम बीइंग एरोडेड। सो यहां पर एक्चुअल में जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जिससे डेमोक्रेसी सर्वाइव करती रहे, मतलब इट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम बीइंग इरोडेड। अगर कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अपनी आर्बिट्री पावर का यूज करने लगे, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम प्रोवाइड करी है सिटीजन्स को, वो भी इरोड हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनी रहे और वो प्रोटेक्ट करके रखे सिटीजन्स के राइट्स को। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जुडिशरी जो है वो काम करती है और क्यों उसकी इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में कैसा एक हायरार्कियल सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, इसे समझेंगे। सो सबसे पहले इंडिया फॉलोज अ हायरार्कियल जुडिशियल सिस्टम, जिसमें सबसे पहले होता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट जो न्यू दिल्ली में है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। सो एक्चुअली सबसे अपेक्स कोर्ट जो है उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये यूनियन लेवल पर होता है। मतलब ये सबसे अपेक्स कोर्ट है जो क्या करता है, अगर कोई भी डिसीजन देगा तो इसके सारे डिसीजन बाकी सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होने वाले हैं, मतलब उन्हें मानने पड़ेंगे। इसके नीचे ही हायरार्की में आते हैं हाई कोर्ट्स, जो हर एक स्टेट में होते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एट द स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पर होने वाली हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी जो है उसे कहा जाता है हाई कोर्ट। और फिर इसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट या फिर जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहा जाता है। लोकल कोर्ट्स हैंडलिंग द मेजॉरिटी ऑफ डेली लीगल केसेस, मतलब वो कोर्ट जो एक्चुअल में डेली लीगल केसेस को हैंडल करने का काम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डेली लीगल केसेस को हैंडल करने का काम करते हैं, वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो इस तरीके से एक्चुअल में एक पूरी हायरार्की सेट है हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो वर्क करते हैं। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे चलकर बात करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। क्या होता है PIL, सबसे पहले इस चीज को समझ लें। सो एक्चुअली जो भी लोग अपने खुद के लिए जस्टिस नहीं ले सकते, मतलब वो लोग शायद एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, शायद सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और उन्हें नहीं पता कि ये उनके राइट्स हैं या फिर उन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए इस चीज को लेकर, तो कोई दूसरा पर्सन उनके बिहाफ में जाकर क्या कर सकता है, जस्टिस की मांग कर सकता है। समझिएगा कैसे। एसेसिबिलिटी की बात करें, सो अलोज एनी सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर हु कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो, मतलब जो लोग खुद नहीं कर सकते अपनी जस्टिस के लिए कुछ भी, उनके लिए कोई अदर पर्सन उनके बिहाफ में क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, लिटिगेशन फाइल कर सकता है और उनके लिए जस्टिस मांग सकता है। अब आगे देखें, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सो फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मेकिंग द वॉच डॉग एक्सेसिबल टू एवरीवन। सो एक्चुअली जो वॉच डॉग है वो सभी तक पहुंच पाए, इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया। इस कंसेप्ट के तहत ये होता है कि कोई भी पर्सन, अगर किसी को लगता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके राइट्स जो हैं उससे छीने जा रहे हैं या फिर उनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें जस्टिस की जरूरत है, बट वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकें, तो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी क्या कर सकता है, उस ग्रुप के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है और कोर्ट्स उस चीज को डील करते हैं और उन्हें भी जस्टिस देने का काम करते हैं। ये होता है एक्चुअल में PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फादर ऑफ PIL जो है वो जस्टिस भगवती एंड जस्टिस अय्यर को
माना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, मे बी हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। सो आई होप PIL क्या होता है ये आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसे जस्टिस नहीं मिल रही है और वो खुद अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट में, तो आप उनके बिहाफ में क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो और उन्हें जस्टिस दिलवा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट चीज की, जो होने वाला है टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अब हम बात करेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे डिसेंट्रलाइज क्यों किया गया, उसे क्यों पावर को डिवाइड किया गया, क्यों वो सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं रखा गया। तो सबसे पहले समझो कि क्यों डिसेंट्रलाइज किया गया, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि जो पावर है वो एक ही जगह पर सेंट्रलाइज ना रहे, उसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में बांट दिया जाए, जिससे एफिशिएंटली क्या हो सके, उस पावर को यूज किया जा सके और ग्रीवेंसेस को आसानी से रिड्रेस किया जा सके। सो यहां पर हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, इस चीज को सबसे पहले समझो। सो सबसे पहले यहां देखो, स्केल एंड डाइवर्सिटी। अ सेंट्रल अथॉरिटी कैन नॉट इफेक्टिवली मैनेज 1.4 बिलियन पीपल एंड 1000 ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर। सो जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन हो चुकी है और यहां पर डिस्टिंक्ट कल्चर्स भी चलते हैं। तो क्या एक अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी ये सारी चीजों को मैनेज कर सकती है? ये तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए कि इस पावर को डिवाइड कर दिया जाए, जिससे एफिशिएंटली इन सारे इश्यूज को मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ में एफिशिएंसी के लिए भी ये जरूरी है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव अंडरस्टैंड एंड एड्रेस लोकल नीड्स बेटर देन डिस्टेंट ऑफिशियल्स। सो डिस्टेंट ऑफिशियल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि जो लोकल लेवल के पर्सन हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, वो चीजों को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकल नीड को भी समझते हैं और वो लोकल इश्यूज को अच्छे तरीके से समझ के उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत ही एफिशिएंटली। इसलिए ही डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट को 3 टायर में बांट दिया गया, 3 टियर स्ट्रक्चर बना दिया गया, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा अपेक्स लेवल पर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नेशनल लेवल पर काम करती है और पूरी एंटायर कंट्री के लिए क्या करती है, यहां पर इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम करेगी। स्टेट लेवल पर आपको दिखाई देगा स्टेट गवर्नमेंट, जो इंटरमीडिएट लेवल है, रीजनल लेवल इंडिविजुअल स्टेट के लिए यहां पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। और फिर इनके नीचे भी एक और गवर्नमेंट सिस्टम आता है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि विलेजेस और टाउन्स में, मतलब अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम, वैसे ही अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, जिससे लोकल इश्यूज को भी रिड्रेस किया जा सके। सो इस तरीके से पावर जो है उसे डिवाइड कर दिया गया अलग अलग यहां पर बॉडीज के पास में, यूनियन के पास में कुछ पावर होगी, कुछ स्टेट के पास में और कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास में, जिससे इश्यूज को आसानी से और एफिशिएंटली क्या कर सके, रिड्रेस कर सके। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कितने टायर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये जो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्या ये हमेशा से ही ऐसा था जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल में इवॉल्व हुआ है। तो समझिए कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले ओरिजिनल सेटअप की बात करें तो इनिशियली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करता था यूनियन और स्टेट को, मतलब जो थर्ड लेवल लोकल लेवल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट फिर इवोल्यूशन होता है। अर्ली स्टेटस की बात करें, सो लोकल बॉडीज दैट इज पंचायत वर मैनेज्ड बाय स्टेट्स अंडर द स्टेट लिस्ट। पंचायत नाम की जो चीज हुआ करती थी, जो लोकल बॉडी है वो एक्चुअल में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता था और स्टेट ही उसे मैनेज करती थी। कोई एक अलग से डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं बनाई गई थी, वो स्टेट के अंडर ही आती थी। पर ये देखा गया कि बहुत सारे जो लोकल इश्यूज हैं उन्हें सही तरीके से रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो 1990s में आप देखेंगे एक बड़ा शिफ्ट होता है और यहां पर होता है सबसे पहली बार यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ऑफिशियली मैंडेट द पंचायती राज फॉर विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर सिटीज, फॉर्मलाइजिंग द थर्ड टायर। और यहां से थर्ड टायर जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 93rd 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1990s में, अर्ली 1990s में। और यहां पर पंचायती
राज और म्युनिसिपैलिटी जो है उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर पार्टिसिपेशन करवाते हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये एवोल्यूशन हुआ है। अब इसका गोल क्या था एक्चुअल में, टू अनेबल द डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जिससे जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लेने लगे, पार्टिसिपेशन करने लगे, इसलिए ही पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। सो आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस लेवल रेदर देन कंसंट्रेटिंग इट इन वन सेंटर। सो एक ही सेंटर पे ना रख के कंसंट्रेट करके पावर को और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को जब स्प्रेड कर दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। कोर प्रिंसिपल की बात करें, सो लोकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड लोकली, नेशनल इश्यूज आर हैंडल्ड बाय हायर लेवल। सो ये कोर कंसेप्ट रखा गया कि जो लोकल इश्यूज होते हैं उन्हें लोकली सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है और जो बड़े इश्यूज हैं उसे हायर लेवल पर सॉल्व किया जा सकता है। सो इसी कोर प्रिंसिपल के कारण डिसेंट्रलाइजेशन हमारे इंडिया में किया गया और 3 टायर में बांट दिया गया गवर्नमेंट को। फिर देखें हम गांधीयन विजन के बारे में कि गांधी जी एक्चुअल में क्या कहते थे। सो महात्मा गांधी एडवोकेटेड फॉर ग्राम स्वराज, सेल्फ सफिशिएंट, इंटरकनेक्टेड विलेजेस रिपब्लिक। सो एक्चुअल में महात्मा गांधी का ये थॉट था, जिसके कारण डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इस थॉट को इंक्लूड किया गया कि जो विलेजेस हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए, साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, बट वो स्टिल इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। मतलब हर एक विलेज के खुद का गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, वो अपने आप को गवर्न कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके और सभी साथ में मिलकर रहें। सो इससे क्या होगा, जब विलेजेस जो हैं वो डेवलप होंगी तो हमारी कंट्री भी ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का अगर विकास हो सकता है तो वो तभी होगा जब भारत के गांव का विकास होगा। सो ये थॉट के कारण भी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आपको दिखाई देगा कि हमारे इंडिया में किया गया। अब आगे हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ये जो तीनों टायर बनाए गए हैं इन्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है, जैसे कि वो कंट्रोल करेगा डिफेंस सिस्टम को, फॉरेन अफेयर को और करेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उन्हें। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रीजनल नीड्स पर फोकस करेगा, जैसे कि पुलिस सिस्टम को कंट्रोल करना, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लैंड इश्यूज को यहां पर कंट्रोल करना, ये सारे काम होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो वैसे ही लोकल गवर्नमेंट काम करेगी इमीडिएट कम्युनिटी इश्यूज को लेकर, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया या फिर स्ट्रीट लाइटनिंग हो गया। सो जो छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर सॉल्व कर लेगी, इंटरमीडिएट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और यूनियन लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ये जो डिवीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो किया गया, जिससे इफेक्टिवली इन्हें बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है तो। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोग्रेस एंड चैलेंज के बारे में। सो हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारा चीज़ें जो हैं हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करी है। जैसे कि बात करें, सिंस 1950 इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट, रोड्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। सो हमारे इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। वैसे ही आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छे से बढ़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स और रेलवे भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए गए। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी प्रोग्रेस दिखाती है, बट स्टिल अभी भी कुछ परसिस्टिंग चैलेंजेस दिखाई देते हैं इस ऑनगोइंग जर्नी की। जब हम बात करेंगे, सक्सेस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस ऑल द 3 लेवल गवर्नमेंट टू ब्रिज रिमेनिंग सोशियो इकोनॉमिक गैप। मतलब आज भी कुछ सोशियो इकोनॉमिक गैप जो है वो रिमेनिंग है, इन्हें ओवरकम करने के लिए तीनों लेवल पर, जो तीनों लेवल की हमने बात करी, उसमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन होने चाहिए जिससे इस गैप को भी क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रोग्रेस और चैलेंजेस के लेवल पर भी चीजें दिखाई देती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहां अब हम बात करेंगे समरी के बारे में, द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है उन सभी को अब हम समराइज करने वाले हैं, जिससे आप रिकॉल कर पाएं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हम बात करें स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट की। सो स्टेट और गवर्नमेंट जिसे हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? द स्टेट इज अ सोवरेन एंटिटी। स्टेट क्या है? एक सोवरेन एंटिटी है, मतलब टेरिटरी एंड सिटीजन से मिलाकर जो बनती है। पर गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इज द मशीनरी दैट रन्स इट। गवर्नमेंट वो मशीनरी है, वो पार्ट ऑफ स्टेट है जो स्टेट को रन करने का काम करती है। ये क्लियर है?
आगे बात करें द रिपब्लिक की कि रिपब्लिक क्या होता है। सो अ सिस्टम विथ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड पावर लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक्चुअली वो सिस्टम जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या हो, इलेक्टेड हो, और उनकी पावर को भी कंट्रोल किया जाए किससे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिपब्लिक कहलाता है। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जो फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और रिपब्लिक क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे 3 ऑर्गन्स के बारे में जो अभी हमने पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे इंप्लीमेंट करता है, इंक्लूड्स द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, और जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करती है और साथ ही साथ में इंश्योर करती है जस्टिस फॉर एवरीवन। फिर यहां पर हमने देखा चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट भी, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर नो सिंगल ऑर्गन बिकम टू पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन ये एंश्योर करता है कि ये तीनों ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाना चाहिए, इसलिए यहां पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एंश्योर किया हुआ है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। अब हम इन द लास्ट बात करने वाले हैं रोल ऑफ सोसाइटी एंड मीडिया के बारे में, कि मीडिया और सोसाइटी का क्या रोल है एक्चुअल में इस पूरे सिस्टम में। तो देखिए, मीडिया जो है वो एक्ट एज अ वॉचडॉग टू इन्फॉर्म द सिटीजन एंड होस्ट पब्लिक डिबेट। सो मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को अवेयर करने का काम करता है। गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है, जो भी पॉलिसीज लेकर आ रही है, उन सभी के बारे में अवेयर करना, और साथ ही साथ में उन पॉलिसीज को लेकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे डिबेट की जा सके कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए, या फिर पब्लिक की नीड क्या है, वो सभी चीजें गवर्नमेंट तक भी पहुंच पाए। फिर हम बात करें सिविल सोसाइटी की, जैसे कि एनजीओस की। सो कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट टू सॉल्व द स्पेशलाइज्ड पब्लिक इश्यूज। मतलब पब्लिक के सामने जो इश्यूज आते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए जो सिविल सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और उन इश्यूज के सॉल्यूशंस को ढूंढने में गवर्नमेंट की मदद करती है। फिर हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। सो सिविल सर्वेंट एंश्योर द डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो क्या इंश्योर करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो डे टू डे एग्जीक्यूशन है पॉलिसीज का वो अच्छे तरीके से हो सके। सो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।